हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत। हमारे YouTube चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है पूरी ज़िंदगी में लगभग 40 से 50% महिलाओं को कम से कम एक बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, पेशाब में इन्फेक्शन होता है। आइए आज यूरिन इन्फेक्शन के बारे में चर्चा करें। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर सपना से डिस्कस करेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, घर पे आप क्या इलाज कर सकते हैं और बार बार इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम लोग कुछ टेक होम मैसेजेस आपके लिए लाए हैं। कैसे हो सपना? बिल्कुल मैं अच्छी हूँ और ये आपने बहुत ही बढ़िया टॉपिक उठाया है। चाहिए उसके बारे में चालू करते हैं। अच्छा, यूटीआई सबको पता है, यूटीआई है। हम लोगों को ओपीडी में पेशेंट आके बोलता है कि सर हमको यूटीआई है। पहले ये मेरे को बताओ यूटीआई माने क्या और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जी, यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट। अभी यूरिनरी ट्रैक्ट किससे बना हुआ है? किडनीज है, यूरिटर्स है, पेशाब की थैली, ब्लैडर बोलते हैं, और यूरेथ्रा जहाँ से पेशाब पास होता है। तो इन किसी भी पार्ट्स में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। और मेडिकल डॉक्टर्स के लिए हमारे लिए फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। बेसिकली इस सारे पार्ट्स में अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम यूरिनरी इन्फेक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये यूटीआई कॉमन तो फीमेल्स में भी होता है, मेल्स में भी होता है, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं और हम लोग फीमेल पेशेंट से ज़्यादा डील करते हैं। इसलिए हम लोग ये सेशन में यूटीआई फीमेल्स के बारे में ही बात करेंगे। अच्छा, ये बताओ फीमेल्स में मेल्स की बनिस्बत यूटीआई कॉमन क्यों होता है? फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर देखा जाए तो 40 से 50% महिलाओं को इन्फेक्शन एक साल में होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ख़ास तौर से जो महिलाएं मैरिड हैं, एल्डर्स हैं या पोस्ट मेनोपॉजल है, उनमें ये ज़्यादा देखने में आता है। लेकिन क्यों, कारण क्या है? फीमेल्स में क्यों कॉमन होता है? फीमेल्स में इसलिए कॉमन होता है कि फीमेल्स के अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को हम समझे, उनके योनि के भाग को समझे, तो उनकी जो यूरेथ्रा है, सबसे पहले वह जगह जिससे पेशाब होता है वो छोटी होती है मेल्स के कंपैरिजन में, आदमी लोगों के कंपैरिजन में। इसके अलावा उनका जो योनि का भाग है वेजाइना और जो लेटरिन की जगह है एनस, वो आसपास होते हैं, इसलिए वहाँ से भी यूरेथ्रा में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो ये सबसे दो कॉमन उनके एनाटॉमिकल रीजंस हैं। इसके अलावा फीमेल्स थोड़ा सा पानी कम पीते हैं और बार बार पब्लिक प्लेसेस पे पेशाब रोकने की आदत उनको ज़्यादा होती है क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स का हाइजीन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और बहुत सारे कारण हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनको कोई स्टेरॉइड की दवा चल रही होती है, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चालू होते हैं, बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण भी यूरिन में इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी और पोस्ट मेनोपॉजल केसेस, जब मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद भी यूरिन में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए फीमेल्स में ओवरऑल यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये बताओ यूटीआई माने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को क्या क्या तकलीफें होती हैं? जी, मतलब इसका ये मतलब है कि वह कौन से लक्षण जिससे पता पड़ेगा कि उनको यूरिन की परेशानी है। तो सबसे पहला कि उनको पेशाब में जलन होने लग जाती है, बर्निंग मिक्चुरेशन हम बोलते हैं। बार बार पेशाब लगना, हर थोड़ी देर में पेशाब जाने की वो अर्ज होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग यूरिन। सेकेंड थिंग इज लोअर एब्डोमिनल पेन, नाभि के नीचे, नेवल के नीचे अगर पेट में, लोअर एब्डोमेन में उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, डिस्कम्फर्ट है, पेन हो रहा है, तो वो भी एक उसका चिन्ह है। इसके अलावा यूरिन पास करते समय उनको पेन हो रहा है, और एक होता है कि यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कि डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग यूरिन। तो ये सारे ही लक्षण इस बात को बताते हैं। और अगर पेन और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी उनको ठंडी लग के फीवर भी आने लगता है। पेशाब में कभी कभी पस भी आता है, उसको क्लाउडी और पस फिल्ड यूरिन बोलते हैं। और यूरिन में अगर ब्लड आए तो भी वो यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स होते हैं। पेन लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट पे, लोअर पार्ट पे, और कभी कभी वो बैक में भी रेडिएट होता है वो पेन। मतलब ये सारे सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। जैसे आपने बोला, यूरिन के कलर से भी समझ में आने लगता है, पीला पेशाब, क्लाउडी, ब्लड स्टेन्ड, फाउल स्मेलिंग, इस तरह के पेशाब भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, कभी कभी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं जी, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है, उसको फेक यूटीआई बोलते हैं। वो क्या होता है और किन किन कारणों से होता है? आप बोल रहे सिम्टम्स है?
मतलब बर्निंग मिक्सचुरेशन Right, है, right. इरिटेशन है, जी, जी। पेशाब में जलन है, हाँ जी। पेशाब करते टाइम पे पेन हो रहा है, लेकिन उसको इन्फेक्शन नहीं है। हाँ, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन यूरिनरी है कि वेजाइनल है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट टोटली अलग है। खासतौर से जो एल्डरली फीमेल्स है या जिनका मेनोपॉज हो गया है, उनमें हार्मोन्स की कमी से कई बार वेजाइनल ड्राइनेस होने लग जाती है, और इसको हम सिनाइल वेजाइनाइटिस भी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जो महिलाएं हमारे पास आती हैं एक्सक्यूज मी, इसको हम लोग फेस क्या बोलते हैं, ये बेसिकली इरिटेंट्स के कारण होता है। आप के नायलॉन अंडरगारमेंट होंगे उसके कारण हो सकता है, बॉडीली परफ्यूम्स यूज़ करेंगे या सेंटेड सोप्स यूज़ करेंगे तो उसके कारण ये सब इरिटेशन हो सकता है। और वो एक्चुअल वल्वर डर्मेटाइटिस या फिर स्किन इरिटेशन के कारण जो यूरिनल में बर्निंग होता है उसके वो होता है, वो एक्चुअल यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जो योनि के भाग की स्किन है, अगर वहाँ पे इरिटेशन है या वेजाइनल ड्राइनेस है, तो वो भी जब पीला पेशाब या एसिडिक यूरिन उसके ऊपर पड़ता है तो वहाँ जलन होती है, और महिला को ऐसा लगता है कि मेरे को पेशाब में जलन है, जबकि इट इज़ लोकल प्रॉब्लम। क्या सारे यूरिन इन्फेक्शन में सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, या फिर कुछ यूरिन इन्फेक्शन बिना लक्षण के भी होते हैं? जी, कई बार क्या होता है कि हम लोग इंसिडेंटल चेकअप्स करा लेते हैं, बॉडी चेकअप्स टेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उनमें यूरिन में काफ़ी इन्फेक्शन दिखता है, पस सेल्स आते हैं, लेकिन उनको लक्षण कुछ नहीं है। तो उसमें सिर्फ यही है कि ऐसी चीज़ों को हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। ओनली थिंग इज़ कि उनको हम गाइड करते हैं कि भाई हर 2-2 घंटे में यूरिन पास करिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, हाइजीन बना के रखिए, तो उनको एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिन यूरिन रिपोर्ट्स में पस सेल्स आते हैं पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनको हमारे मेडिकल के जार्गन में एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया हम लोग खाली प्रेगनेंसी में ट्रीट करते हैं, या फिर कोई हाई रिस्क कंडीशन होगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो या पेशेंट कोई स्टेरॉइड पे हो या डायबिटिक हो, तभी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इसका नॉर्मली अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो हम लोग खाली जैसा सपना में बताया, प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मिनिमम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, और फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ यूरिन, ये 2 चीज़ों से ही हम लोग मैनेज करते हैं और मोस्टली ये मैनेज हो जाता है। अच्छा ये बताओ, क्या सारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमने शुरू से ही बात करी कि हमको दोनों चीज़ को साथ में लेना पड़ेगा कि उनके लक्षण क्या है। अगर उनको फीवर आ रहा है, बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन है, या फिर साथ में कोई पथरी वगैरह या स्टोन की प्रॉब्लम है, तब तो हम उस तरीके से उनको एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करते हैं। और फीवर का भी एक ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि भाई फीवर यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण भी आ सकता है, तो ये भी हमको माइंड में रखना पड़ता है। बट सारे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट को सिम्टम हो या फीवर हो या फिर कोई हाई रिस्क कंडीशन हो या प्रेगनेंसी हो तो ही हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, वरना हम लोग एंटीबायोटिक नहीं देते। अच्छा, एक फीमेल जब नई मैरिज करती है तो उसको बार बार हमारे पास वो यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स के साथ आती है, उसको हम लोग हमारी भाषा में क्या बोलते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? आप जिस बात की जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, या जो उसको हम हमारी लैंग्वेज में हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं। एज अ वर्ड से इसकी मैरिज के बाद जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना टाइट होता है, तो उस कारण से क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो कारण वो रेकरेंट इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, और क्योंकि फीमेल की यूरिथ्रा छोटी होती है, इस तरह से जो कपल्स होते हैं उनको हम उसके लिए गाइड भी करते हैं, जेलीज और लुब्रिकेंट्स का यूज़ भी कभी कभी समझाते हैं अगर ज़रूरत है, और उनको अपना वाटर इनटेक, हाइजीन और हर 2-2 घंटे में यूरिन पास करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशाब को आप रोक के मत रखिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। एक्चुअली जब इनिशियल फीमेल का जब वो हाइमेन ब्रेक नहीं होता है तो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि वो पेशाब का जो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर है वो वजाइना के इमीडिएटली एंटीरियर होता है, तो फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर भी एब्रेजन्स होते हैं, माइक्रो एब्रेजन्स होने के चांस रहते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। हालांकि ये 5 से 7 दिन में अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, जैसे फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स की यूज टू होती है। तो अच्छा ये मेरे को बताओ कि यूटीआई अपने आप ही चला जाता है या उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? अगर हमने बोला ना कि अपनी जो हैबिट्स हैं अगर हम उनको साथ में रखेंगे, लेकिन अगर उनको कोई सिम्टम आ रहे हैं तो हम उसको टेस्ट करवा के देखते हैं, तो लक्षण और ये हैबिट्स, ये दोनों साथ में हमको उनको सिखानी पड़ती है। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया का हम लोग नॉन हाई रिस्क पेशेंट्स में ट्रीटमेंट नहीं करते, वो अपने आप ही चला जाता है, लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया है, सिम्प्टोमेटिक यूटीआई हो तो हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अच्छा ये
हम लोगों को यूटीआई का ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है? अगर हम लोग यूटीआई का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या हो सकता है? कि पेशेंट को तकलीफ हो रही है, बुखार आ सकता है, फीवर हो सकता है और ये इन्फेक्शन असेंड हो सकते हैं। असेंड हो सकता है, राइट। असेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूरिनरी इन्फेक्शन यूजुअली यूरेथ्रा और ब्लैडर में स्टार्ट होते हैं, वहाँ से यूरेटर में जाता है और वहाँ से किडनी में जा सकता है। अगर किडनी में इन्फेक्शन जाएगा तो पाइलोनेफ्राइटिस होगा। पाइलोनेफ्राइटिस बार बार अगर होने लगा तो किडनी फेल हो सकती है। इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हमको वो टाइम पे प्रॉम्प्ट, क्विक और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं? एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जा सकता है? नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होते, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से वो इन्फेक्शंस होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। बढ़ सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मली फीमेल इंटरकोर्स के बाद वो, क्योंकि वो एनस का एरिया जो लेट्रिन करने की जगह है वो यूरेथ्रा के एकदम पास होती है और मोस्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बैक्टीरियल जो कोलोन में इन्फेक्शंस ई कोलाई होते हैं वहाँ से आते हैं, वो वहीं से बैक्टीरिया ऊपर जाते हैं। इसलिए आफ्टर एवरी इंटरकोर्स का एक्ट अगर वो प्रॉपर वाइप किया जाए एंटीरियर टू पोस्टीरियर तो वो यूरिनरी में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो यहाँ जाते पे हैं। हमको कुछ हमारे दर्शकों को हेल्दी हैबिट्स सिखाने की ज़रूरत है, खास तौर से जो यंग फीमेल्स है। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव फीमेल्स और एल्डरली फीमेल्स, छोटी छोटी बच्चियों में भी पेशाब में जलन, पेट में दर्द देखना बहुत कॉमन है। तो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को घर से ही बच्चियों को सिखाइए कि है ना, उनको जो टॉयलेट हैबिट्स है कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अभी स्कूल में भी देखने में आता है कि बच्चों को जो वाटर बॉटल्स दी जाती है वो ऐसी के ऐसी घर में लौट के आती हैं, जबकि दे आर द वंस जिनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है और वो इतना एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वाटर इनटेक जैसे हमारा 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक पर डे, हमको ये कंटिन्यूसली बच्चों को भी एंकरेज करना चाहिए। और उसमें वही तरीका है कि बेटा तू भी पानी पी ले और 1 ग्लास भर के हमें भी दे दे। तो वो एक हैबिट घर में हमको यूनिफॉर्मली सबको फॉर्म करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में जब बच्चे घर में होते हैं तो 2-2 घंटे में हमको उनको टॉयलेट ब्रेक्स के बारे में याद कराना चाहिए कि भाई आपने सुसु करी, आप गए कि नहीं। और सेम चीज़ें स्कूल में भी होती है, स्कूल में ब्रेक्स होते हैं बट उस समय एज ए टीचर की तरह भी हमको उनको एंकरेज करना चाहिए कि सबको यूरिन पास करके आइए। कई बार क्या होता है स्कूल में टॉयलेट्स खराब होते हैं तो उसके कारण बच्चे कई बार देख रहे हैं कि पॉटी और सुसु 3-3, 4-4 घंटे रोक के वो घर आने का वेट कर रहे होते हैं। तो ये सब हैबिट्स भी हमको डिस्करेज करनी पड़ेगी। ड्रिंकिंग बाय क्लॉक एंड लू बाय क्लॉक, ये हम लोग बोलते हैं ओपीडी में कि घड़ी के हिसाब से आप पानी पीजिए और घड़ी के हिसाब से आप पेशाब करके आइए। हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पिए और हर 2 घंटे में आप पेशाब करके आए तो यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, प्रेगनेंसी में यूरिनरी इन्फेक्शंस क्यों ज़्यादा होते हैं? प्रेगनेंसी को अगर ओवरऑल तरीके से देखें ना कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, इसी प्रेगनेंसी में वेजाइनल इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शंस ये बहुत कॉमन होते हैं। कई बार पेशेंट हमको आके बोलते भी हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ फिर भी मुझे बार बार हो जाता है। बट जैसे मैंने बताया कि जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, थोड़ी बॉडी की इम्यूनिटी कम रहती है जिसकी वजह से फीमेल बिकम्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो उसके लिए हेल्दी हैबिट्स प्लस टाइम टू टाइम यूरिनरी स्क्रीनिंग। अब इतना सारा हम बात कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम क्या टेस्ट करवाते हैं यूरिन के लिए। तो एक हमारा सिंपल सा टेस्ट होता है यूरिन रूटीन एंड माइक्रो, जिसमें एक सिंपल जार में, स्टेराइल जार में वो यूरिन कलेक्ट करके देते हैं और हम उसको माइक्रोस्कोप और उसके लिए लैब में भेजते हैं और उसमें कुछ 7-8 पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पीएच। तो कई बार हम जो पेशेंट्स के यूरिनरी पीएच देखते हैं ना, तो पीएच शुड बी न्यूट्रल, समवेयर अराउंड 7 to 7.4 या अल्कलाइन की तरफ होना चाहिए, वो यूरिन बेसिक होना चाहिए। बट कई बार देखने में आता है जो पानी कम पीते हैं उनका 5 होता है या 4 होता है, मतलब उनका यूरिन एकदम एसिडिक है, मींस दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर और वो एसिडिक पीएच के कारण बर्निंग होता है। राइट। दूसरी चीज़ है कि उसमें कई सारी पैरामीटर्स होते हैं, पस सेल्स होते हैं और जिनको शुगर है वो सब हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली वो पस सेल्स, ब्लड सेल्स और ये पीएच, ये 2-3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पस सेल्स बहुत ज़्यादा है, लाइक मोर देन 50 है या मोर देन 60 है या और भी ज़्यादा सिम्टम्स है या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर पेशेंट्स है, तो उस केस में हमको, फीवर पेशेंट्स है तो उसमें हमको कल्चर और सेंसिटिविटी कराने की ज़रूरत है, तो वो सैंपल भी हम भेजते हैं। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को रिलैक्स करता है, उसके कारण यूरिनरी रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, ग्रेविड यूट्रस का जो प्रेशर, प्रेग्नेंट यूट्रस का जो प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पड़ता है तो भी यूरिनरी रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके कारण प्रेगनेंसी में यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। और ये सब तिमाही, 3rd ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है। 1st ट्राइमेस्टर में भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, क्या वो साबुन, सोप वाटर यूज़ करने से यूरिन में इन्फेक्शन कम हो जाता है?
कौन सा सोप वाटर की बात कोई कर? भी सोप वाटर अगर नीचे का भाग धो लें, जेनिटल पार्ट्स धो लें तो यूरिन में इन्फेक्शन कम हो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल हाइजीन हमको मेंटेन करके रखनी है, और ये परफ्यूम्ड और जेलीज और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका यूज़ भी हमको कम करना चाहिए, क्योंकि ये सब इरिटेट करते हैं और लोकल इन्फेक्शंस और लोकल जो एक्चुअली जो हमारी स्किन पर और वेजाइना के आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया है, नेचुरल बैक्टीरिया है जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, और इस तरह इन सब चीज़ों के प्रोडक्ट्स की यूज़ की वजह से हमारे जो कॉमेंसोल्स है या फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होता है, और वही कारण है कि वो इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाते हैं। अभी हम लोगों को ओपीडी में बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स क्रैनबेरी जूस का जी। टैबलेट्स सैशेट्स लेके आते हैं। जी, आपका उसके बारे में क्या बात बोलना है कि क्रैनबेरी जूस यूरिनरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, किस हद तक करता है, कैसे करता है? देखिए क्रैनबेरी जूस को लेके कुछ एक मैकेनिज्म्स है, लेकिन उसमें अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड्स बढ़ा रहे हैं, राइट? जूस पिला रहे हैं मतलब हम लिक्विड्स बना रहे हैं। अभी हम पानी पीने का बोलते हैं, बट मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि नारियल पानी, कोकोनट वाटर हुआ, सादा नींबू पानी या नींबू शरबत, अगर हम जब बच्चों को या जो वर्क प्लेस में प्रोफेशनल्स हैं अगर वो अपने बॉटल में नींबू पानी लेके जाए तो ये भी एक अच्छा तरीका है। छाछ हुई, पतली छाछ हुई, कोई भी सूप हुआ, तो हमको हमारे फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है जो फ्लश आउट कर रहा है। बेसिकली किडनी क्या कर रही है, यूरिन बना के हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट कर रही है, और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी वो ब्लैडर में एकोमोडेट भरते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, जिससे इन्फेक्शंस होने लगेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को हमको फ्लश आउट करना है। तो ये सब चीज़ें हम फ्लश आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट नारियल पानी, नींबू पानी और क्रैनबेरी जूस ये बोला जाता है कि यूरिन को ज़्यादा साफ करता है। क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रोएंथ्रोसाइक्लिडिन होता है जो बैक्टीरिया को ब्लैडर वॉल पे चिपकने से रोकता है। जी। एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए तो हमको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भविष्य में रिकरेंट यूटीआई, बार बार इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट एक अच्छा चीज है। हालांकि ये कितने हद तक काम करता है उसके लिए भी फर्दर स्टडीज होनी बाकी है, लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये अगर हम लोग 2 या 3 महीने का क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट का कोर्स दें तो बार बार यूटीआई होने के चांसेस कम होते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन में प्रोबायोटिक्स का क्या रोल है? भाई वही बात है कि प्रेगनेंसी है या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, डायबिटीज़ है या जिनको स्टीरॉइड्स की दवाई चल रही है, तो उनकी इम्यूनिटी कम है, सो दे आर प्रोन टू इन्फेक्शंस। इसलिए हम लोग क्या, एंटीबायोटिक्स का तो हम शॉर्ट कोर्स ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम महीनों तक एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाद में बॉडी की ओवरऑल हमको रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं। आजकल ये वेजाइनल फ्लोरा की हमने अभी बात करी इतना सारा, और गट का जो है हमारा बैक्टीरिया वो भी इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल हमारे डाइजेशन, इम्यूनिटी, और इनफैक्ट जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हम ले रहे हैं वो सब इसी से रिलेटेड है। जो भी मेजर यूटीआई होता है उसका मेन ऑर्गेनिज्म इकोलाई, सुडोमोनास और बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, ये मेन गट बैक्टीरिया ही होते हैं। राइट। यही बैक्टीरिया एनल कैनाल और वजाइना से जाके यूरिन इन्फेक्शन में जाके यूटीआई करते हैं। अगर गट बैक्टीरिया, जब हम लोग प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो हमारे गट बैक्टीरिया में प्रोबायोटिक्स जब हम लोग लेते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया आते हैं, और ये गट बैक्टीरिया कम होते हैं तो यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। आपने एंटीबायोटिक का बात किया, नॉर्मली हम लोग यूटीआई में फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक कौन सी प्रेफर करते हैं? बचपन से कहीं लोगों ने सुनी भी है, नॉरफ्लॉक्सासिन हम बात करते हैं, क्विनोलोन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक्स, ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये हमको थोड़ा ध्यान से देनी पड़ती है। कई बार इसको लेके एलर्जीज रहती हैं कई लोगों को, कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको G6PD डेफिशिएंसी है तो उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो दैट इज़ द फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन इज सेफलोस्पोरिन्स हमारे होते हैं, सिफिक्जिम हुई या सेफ्ट्राइक्सोन्स हुई, अगर पेरेंटल हमको देना है। हालांकि चूंकि हम लोग ये नाम दवाई का बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने आप ले लें। ओटीसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर को मिले हुए। नॉरफ्लॉक्सासिन अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग रहती है, और प्रेगनेंसी में हम लोग सेफलोस्पोरिन, सिफिक्जिम हम लोग फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा फॉस्फोमाइसिन करके पाउडर आए हैं मार्केट में, Right. उसके बारे में हम लोग डिटेल्स अभी नहीं बात करेंगे, और एक बहुत अच्छी दवाई है, बहुत सालों से पुरानी दवाई है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन करके एक एंटीबायोटिक आती है, वो भी हम लोग देते हैं, लेकिन वो भी हम लोग बिना मेडिकल सुपरविजन के नहीं लेनी चाहिए। कैरी होम मैसेज है कि आप अपने आप ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर, घर पे खुद एंटीबायोटिक्स नहीं चालू करें, डॉक्टर को मिलके ही, डॉक्टर के सुपरविजन में ही एंटीबायोटिक्स चालू करें। आपने यूरिन रूटीन माइक्रो एग्जामिनेशन का बात किया। सपोज पेशेंट को यूरिन रूटीन माइक्रो के बाद पस सेल्स आया और पेशेंट को पिछले 2 साल 3 साल में 2 या 3 एपिसोड्स यूटीआई के, यस, उसके बाद हम लोग कोई और ब्लड या यूरिन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं?
वो आगे फर्दर देखिए, मैनेजमेंट के लिए? एक है कि सिंपल पेशेंट आया है, उसके लिए हर समय हम रिपोर्ट्स नहीं करते, उनके सिम्टम्स, उनकी ओवरऑल हिस्ट्री। नहीं, यूरिन की कोई फर्दर रिपोर्ट करते हैं उसको हम लोगों को आगे क्या एंटीबायोटिक देने, कुछ कैसा ये treatment जैसे मैंने करना है? आपको बताया ना कि अगर पसल ज़्यादा है और हमको ये श्योर करना है कि हमको उसकी कल्चर और सेंसिटिविटी हम कराते हैं, लेकिन अगर उसका हम सैंपल भेजते हैं तो इट टेक्स 3 to 4 डेज, एटलीस्ट मिनिमम 3 डेज तो उसमें रिपोर्ट आने में लगता है, क्योंकि वो हमको गाइड करेगा कि एग्जैक्टली कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक वर्क कर रही है। लेकिन जिन महिलाओं को या जिन पेशेंट्स को बार बार रेकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है, क्योंकि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स, उसमें शायद मैं भी आता है, हम दूसरे डॉक्टर्स भी आते हैं, कभी कभी एंटीबायोटिक का मिसयूज करते हैं। कुछ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स 2 दिन के लिए देते हैं, कुछ 3 दिन के लिए देते हैं, कम डोज के लिए देते हैं। पेशेंट भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एंटीबायोटिक लेने के बाद 1 या 2 दिन में अगर ठीक हो जाता है तो बंद कर देते हैं जी। इस कारण एंटीबायोटिक्स, यूरिन के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस आ गई है, और ये वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग इशू है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो कौन सी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को काम करेगी उसके लिए हम लोग यूरिन कल्चर थेरेपी कराते हैं, और अगर वो हाई रिस्क पेशेंट हो या फिर पेशेंट को बार बार यूटीआई हो रहा है तो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराने के बाद ही हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, कोई एम्पिरिकल ट्रीटमेंट नहीं देते। अच्छा, आपने आगे बताया, इस बार दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, लाइफस्टाइल हैबिट्स कौन से हैं जो भविष्य में यूटीआई होने से रोक सकते हैं? एक आपने बोला पानी बहुत ज़्यादा पीना, कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में, कितना लिक्विड्स लेना चाहिए? जी, मेरा इसमें जो पर्सनल ओपिनियन है ना, हमको सबको पता है कि हमको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, पर हम लोग नहीं पी पा रहे। अगर एक आम आदमी की ज़िंदगी हम समझे तो सुबह ऑलमोस्ट 6, साढ़े 6 या 7 बजे से हम रात के 9 बजे तक जग रहे होते हैं, और जब हम मॉर्निंग टाइम में एक्टिव होते हैं, जैसे हम फीमेल्स अगर मॉर्निंग में घर के काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल प्लेस पे हमको रेडी होकर भागना है, तो जब से हम उठे और जब से हम ब्रेकफास्ट कर रहे हो 3 से 4 घंटे में हम या तो चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, हम लोग कभी पानी नहीं पी रहे होते। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर 14 घंटे हम जग रहे हैं या एक्टिव है, अगर उसमें हम 14 ग्लास पानी पिए और हर ग्लास में 200 या 250 ml पानी है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 3 लीटर आराम से हो जाएगा। मतलब हर 1 घंटे में हमको एक छोटे ग्लास, एक 200 ml पानी की तो ज़रूरत है ही हमको, और हर 2 घंटे में एवरी 2 आवर्स हमको यूरिन पास करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पानी पी रहे होंगे तो ऑब्वियसली हमको यूरिन जाना पड़ेगा, और यूरिन का कलर इस बात को बता देगा कि आप कितना पानी पी रहे हैं। अगर पेशाब पीला पीला डार्क येलो अगर आ रहा है और इसको पास करने में जलन मच रही है और वॉल्यूम उसका अगर बहुत कम आ रहा है, मतलब हमने पानी नहीं पिया है। अगर पेशाब वाइट है, क्लियर है और आराम से हम उसको पास आउट कर पा रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में अगर वो पास हो रहा है यूरिन, मतलब हम एडिक्वेट वाटर हम पी रहे हैं। भगवान ने यूरिन बनाया है इसलिए ताकि वो यूरिनरी ट्रैक्ट को फ्लश आउट कर दे टॉक्सिन से। जब हम लोग पेशाब रोक के रखते हैं तो वो टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होते, और यूरिन इटसेल्फ एक बहुत बढ़िया कल्चर मीडियम है, उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए अगर हम लोग पेशाब रोक के रखेंगे तो बार बार इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। इसके अलावा जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद में फीमेल को उनका वल्वा एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से पीछे साफ करना चाहिए, क्योंकि इंटरकोर्स करने के टाइम पे एनस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूरेथ्रा में जा सकते हैं और यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उनको सेक्सुअल एक्टिविटी के पास यूरिन भी पास करना चाहिए, यूरिन भी पास करना क्योंकि चाहिए। देयर आर कैटेगरी ऑफ फीमेल्स जिनको एक्टिविटी के बाद, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद इन्फेक्शन हो ही जाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, तो उनके लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने, टाइट फिटिंग अंडरगारमेंट्स ना जी। पहने। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि टाइट क्लॉथिंग, टाइट अंडरगारमेंट से क्या यूटीआई हो सकता है? टाइट अंडरगारमेंट्स से यूटीआई नहीं होता है, लेकिन जैसे कि हमने आगे हमारी वाइट डिस्चार्ज वाली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है कि भाई टाइट अंडरगारमेंट से नीचे हवा नहीं रहती है और जो हमारा गीलापन रहता है वो स्किन को इरिटेट करता है, और उसके ऊपर जब यूरिन पड़ता है तो पूरा जलन, बर्निंग, स्किन इरिटेशन, वल्वल इरिटेशन, वेजाइनल इरिटेशन, वो सब उसका मतलब एक्चुअली क्या है, दिस इज लाइक अ जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स। ये आपस में जुड़ी हुई हैं ये चीज़ें, जिससे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है। क्या किडनी में अगर पथरी हो, स्टोन हो, उससे यूटीआई हो सकता है? बिल्कुल। किडनी में क्या होगा कि अगर पथरी है, पथरी जब अपनी जगह से खसक रही है, पोजीशन है, तो वो पूरे यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक कर रही है, जिससे भी क्या हो रहा है कि वो
स्लो डाउन हो रहा है, यूरिन पैसेज स्लो डाउन हो रहा है, उसके कारण में यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं। और उसमें अगर पथरी होती है तो कई बार यूरिन में रेड ब्लड सेल्स, लाल कण भी उसमें हमने देखने में आए हैं। इसलिए अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में दर्द है, बुखार आ रहा है, तो यूरिन हम टेस्ट तो कराते हैं। और जिनको अगर ज़्यादा पेट में दर्द है या हमको ऐसा डाउट लगता है तो कई बार हम किडनी वाली सोनोग्राफी भी करा के चेक करते हैं कि कोई छोटी माइनर पथरी तो नहीं है उनको। ये बताओ मेरे को कि अगर यूटीआई है तो कौन से डॉक्टर को मिलना चाहिए, फिजिशियन को, सर्जन को या गायनेकोलॉजिस्ट को, फीमेल के लिए? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, फीमेल से महिलाएं हैं तो सबसे पहले वो गायनेकोलॉजिस्ट और लेडी डॉक्टर के पास ही आएंगे। और हम बिल्कुल हमारे लिए ये बहुत कॉमन समस्या है, हम और इसको बहुत आसानी से हम ट्रीट भी कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स मत लीजिए, आप उनको कंसल्ट करिए और डिस्कस करिए, क्योंकि हमारे लिए वो चेकअप भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई वेजाइनल इन्फेक्शन है कि उनका कोई लोकल इन्फेक्शन है कि यूरिनरी इन्फेक्शन है। और खासतौर से एल्डर और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपना ने पोस्ट मेनोपॉजल बोला, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट मेनोपॉजल यूटीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खाली गायनेकोलॉजिस्ट ही डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकता है। बाकी सब लोग अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स होंगे और यूरिन में कुछ भी नहीं आएगा पसल, तो बोलेंगे आपको कुछ तकलीफ नहीं है। हमको पता है कि वो सेनेल वजाइनाइटिस के कारण हो सकता है वो यूरिनरी बर्निंग, और हम लोग उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्जन डॉक्टर्स का रोल जब आता है जब वो इन्फेक्शन किडनी में पहुंच जाता है या फिर वो इन्फेक्शन यूरिन में इन्फेक्शन एक रीनल स्टोन के कारण है, ताकि उनको रीनल स्टोन निकालना हो या नहीं निकालना हो उसका पता चल सके। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि कैथेटर है सपोज किसी पेशेंट को, राइट, तो उसको यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक का क्या रोल है? प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक हमको देना चाहिए? भाई ये तो डॉक्टर टू डॉक्टर, केस टू केस डिपेंड करेगा कि पेशेंट का पूरा हिस्ट्री क्या है। लेकिन अगर कैथेटर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को 21 डेज या लंबे समय के लिए कैथेटर रखना है, उनका कोई रिलेटेड सर्जरी है या जो भी कारण से वो है, तो वीकली चेंज करना है या ट्वाइस वीकली कैथेटर को चेंज करना है, बैग को एम्प्टी करना है। छोटा ही कैथेटर रखा है 2-3 दिन का। अच्छा, नॉर्मली कैथेटर इंट्रोडक्शन के प्रोसेस में बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर एसेप्सिस मेंटेन किया है, हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं एसेप्सिस का मतलब है हमारे हाथ अच्छे से साफ होने चाहिए, वल्वा का एरिया अच्छे से बीटाडीन से 2 या 3 बार क्लीन करना चाहिए, और कैथेटर का टिप इधर उधर केयर नहीं टच होना चाहिए। प्रॉपर एसेप्सिस मेंटेन किया है तो शॉर्ट कोर्स ऑफ कैथेटर में यूजुअली एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक फ्रीक्वेंट हो, लंबा कैथेटर रखना पड़े, तो हमको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। लोग एंटीबायोटिक्स से बहुत डरते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या बहुत डेंजरस चीज़ है, उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं? एंटीबायोटिक्स डेंजरस नहीं है, लेकिन वो तभी देना चाहिए जब वो इंडिकेटेड है, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और जैसे आपने शुरू में भी बोला कि उसका एडिक्वेट डोज और प्रॉपर ड्यूरेशन वो कंप्लीट करना चाहिए। और पेशेंट के लिए भी ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर ने जो कोर्स दिया है उसको कंप्लीट करिए। इसको आप एलैबोरेट करो, एडिक्वेट डोज क्या होता है और एडिक्वेट प्रॉपर ड्यूरेशन क्या होता है? जी, एडिक्वेट डोज का मतलब ये है कि बच्चा है, बूढ़ा है, कितना वजन है, उस हिसाब से हम डोज डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली जो वजन के हिसाब से उनका कैटेगरी वाइज ये डोज हो गया, जो हम मिलीग्राम में हम डोज की बात करते हैं। दूसरी चीज़ है कि सुबह शाम लेना है कि सुबह दोपहर शाम लेना है, कितनी बार लेना है दिन में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगेन तीसरी चीज़ है कि 3 डेज़ का, 5 डेज़ का, 7 डेज़ का या 14 डेज़ का कितना लंबा कोर्स होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पेशेंट के कितना सीवियरिटी है, सिम्टम्स की क्या सीवियरिटी है, उनकी रिपोर्ट्स क्या है, उनको कितना सीवियर इन्फेक्शन हुआ है और कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अगेंस्ट हम दे रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब हम एज अ डॉक्टर ये प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है और वो सोच के ही हम ये सब चीज़ें लिखते हैं। मिनिमम एंटीबायोटिक का कोर्स यूटीआई के लिए मिनिमम 5 to 7 डेज होता है। अगर हम लोगों ने किसी को 14 टैबलेट लिखी है, मतलब है कि 14 टैबलेट पूरा करना है। हालांकि एंटीबायोटिक्स पावरफुल चीज़ें होती है और अगर पेशेंट में इफेक्ट करती है तो 2 या 3 डोज के बाद पेशेंट को आराम पड़ जाता है। एज ए पेशेंट की जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो दवाई का कोर्स कंप्लीट करे, बीच में बंद नहीं करे, क्योंकि अगर वो बंद कर देगा तो उस पेशेंट को उस एंटीबायोटिक के भविष्य में रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और ओवरऑल कम्युनिटी लेवल पे भी वो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। इसलिए प्लीज एंटीबायोटिक का कोर्स कई बार क्या होता है ना, पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमको बहुत तकलीफ है, आप जल्दी से कुछ ऐसी दवाई कर दीजिए कि हमको आराम आ जाए। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि एटलीस्ट 4 डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक मिनिमम जाएगी, उसके बाद उनको आराम आना शुरू होता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि जब आपको तकलीफ हो रही है तो आप जल्दी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास पहुँचें। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा पूछते हैं कि सर एंटीबायोटिक के बिना हम लोगों का यूटीआई ट्रीट हो सकता है क्या? वो तो यूरिन टेस्ट कैसा है और उनके सिम्टम्स कैसे हैं और उनका ओवरऑल हिस्ट्री क्या है। यंग पेशेंट है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हमने शुरू में ही बताया कि एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया को हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं,
उनको हेल्दी यूरिनरी हैबिट्स हम सिखा रहे हैं और वाटर इनटेक के बारे में गाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर पेशेंट्स है, स्टीरॉइड्स पर है, डायबिटीज़ पे है, एल्डर पेशेंट्स है, पोस्ट मेनोपॉजल है, तो हम इनमें रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने वहाँ उसको ट्रीट नहीं करा तो वो इन्फेक्शन असेंड हो सकता है और किडनी को अफेक्ट कर सकता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए हम लोग हॉट वाटर बैग्स दे सकते हैं, प्रोबायोटिक्स का एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हमारे एक्सपीरियंस में तो पड़ती ही है। और अगर पेशेंट ले तो अच्छा है, क्योंकि अनट्रीटेड यूटीआई अगर हम लोगों ने उसमें इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया तो जैसे हमने आगे बताया था कि इन्फेक्शन असेंड हो सकता है, किडनी में हो सकता है और पेशेंट की जान को खतरा पड़ सकता है। प्रोबायोटिक्स का हम लोगों ने बात कर लिया। अभी आप मेरे को ये बताओ, रिकरेंट यूटीआई, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? आगे हमने बात किया, एक बार दोबारा बता दो। हम बार बार ही बात कर रहे हैं कि रिकरेंट यूटीआई में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अनहेल्दी हैबिट्स। सो दैट इज़ वन। अगर किसी को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब हमको सबसे पहले उसकी यूरिनरी हैबिट्स के बारे में एज ए डॉक्टर मैं उससे बात करूँगी कि आप कैसे कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार जो उन्होंने कोर्स कंप्लीट करा था, क्योंकि इसमें डॉक्टर शॉपिंग का एक हम देखने में आता है, पिछले उनके यूरिन के रिपोर्ट्स क्या करे, उन्होंने रिपोर्ट कराई थी, उनको कौन सी एंटीबायोटिक दी गई है और उन्होंने वो कोर्स कंप्लीट करा है कि नहीं, ये जानकारी भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो 2-2 दिन की गोली खा के आ जाते हैं और फिर से हो रहा है और फिर वो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं और वो कभी भी पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स को अपने साथ कैरी नहीं करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपने रिपोर्ट्स पहले के लेके आइए, ताकि हमको पता पड़े कि जब आपको फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ था तब उसमें कितने पर्सेल्स थे और उस समय इन्फेक्शन था कि कुछ और था। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर बार बार हो रहा है तो हमारे लिए कल्चर इम्पॉर्टेंट है टू कंफर्म कि एग्जैक्टली कितना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है और कितने लेवल का इन्फेक्शन है और उसके लिए कौन सी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, उसको गोली खानी पड़ेगी कि सुई लगा के इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमको डायबिटीज भी रूल आउट करना पड़ेगा, हमको कॉन्करेंट स्टेरॉइड यूज भी रूल आउट करना पड़ेगा। सपना ने बताया लाइफस्टाइल हैबिट जैसे इंक्रीज ड्रिंकिंग वाटर करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखना पड़ेगा वो कर रहे हैं कि नहीं, और वो वाइपिंग बराबर बहुत इम्पोर्टेंट है। और पब्लिक टॉयलेट्स का यूसेज अवॉइड करना पड़ेगा और अनअवॉइडेबल है तो उसको पब्लिक टॉयलेट्स के बाद वाइपिंग ऑफ वल्वा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग हर पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपको हमने एंटीबायोटिक दिया आपको हफ्ते में अच्छे हो जाओगे, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल हैबिट्स ठीक नहीं हुआ तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने के बाद दोबारा यही तकलीफ के साथ आओगे। इसलिए प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स और इंक्रीज रेगुलर पैसेज ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर सोनोग्राफी करने की ज़रूरत है किडनी स्टोन को रूल आउट करने के लिए तो वो भी हम करवाते हैं। अच्छा, कोई तुमने ये बताया ये किडनी स्टोन को, उसके अलावा कुछ और जरूरत इन्वेस्टिगेशन की पड़ती है? प्रोस्टेट एक एडल्ट मेल में मेल्स में पड़ती है, लेकिन फीमेल्स में एक अगर किडनी स्टोन हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी इमेजिंग टेक्नोलॉजी सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों को बहुत बार सिंपल ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड में भी हम लोगों को ब्लैडर में इन्फेक्शन के फ्लेक्स दिख जाते हैं। वो फ्लेक्स हमको पता चल जाता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लैडर वॉल थिकन्ड होती है, इन्फ्लेम्ड होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बताओ, क्या रिकरेंट यूटीआई की जो ससेप्टिबिलिटी होती है कि कुछ पेशेंट्स को बार बार होता है, क्या वो इनहेरिटेड होता है, आनुवंशिक होता है, जेनेटिक होता है? आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, लाइफस्टाइल हैबिट्स पे ही डिपेंड करता है। हालांकि कुछ पेशेंट्स में एनाटॉमिकली यूरेथ्रा ज़्यादा स्मॉल होता है, ब्लैडर ज़्यादा स्मॉल होता है, उसमें होता है, लेकिन वो पेशेंट्स का परसेंटेज बहुत कम होता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम मानते हैं अगर पेशेंट हमको एक बार मिले और हमने उसको प्रॉपर गाइड किया है तो वो पेशेंट यूटीआई के कारण हमको दोबारा नहीं मिलना चाहिए, अगर वो पेशेंट लाइफस्टाइल चेंजेस बराबर से फॉलो करे। अगर वो पेशेंट बार बार हमारे पास आ रहा है और उसके में कोई भी हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है जैसे कि डायबिटीज और स्टेरॉइड यूज, तो वो पेशेंट अगर हमारे पास बार बार आ रहा है तो पेशेंट की खुद की गलती है कि वो बार बार पानी ज़्यादा नहीं पी रहा है। जब हम लोग पानी पीने का बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि खाली पानी पीना है, जैसा सपना ने बोला सूप पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, आप दाल का पानी भी पी सकते हैं, आप छाछ भी पी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन हम लोग फ्रूट जूस एडवाइस नहीं करते क्योंकि वो मीठा होता है और जब जितना ज़्यादा मीठा पियेंगे डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं भविष्य में और उससे और यूरिन में इन्फेक्शन प्रेसिपिटेट हो सकता है। लिक्विड्स लेना है, कोई भी टाइप का आप लिक्विड्स ले सकते हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि जैसे मैंने आपने बताया कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही मिलना चाहिए। अभी प्रेगनेंसी में अगर सपोज पेशेंट को ज़्यादा यूरिन में इन्फेक्शन है
तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं वो प्रेगनेंसी के लिए? राइट, यूरिन का इन्फेक्शन है तो उनको लोअर एब्डोमिनल पेन और प्रीटर्म डिलीवरी पेन हो सकता है, बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में असर करेगा, IUGR जो हम बोलते हैं, और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, बैग ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, मतलब बच्चे का अधूरा मैंने बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई, पानी गिरना शुरू हो गया, ये सब हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी में ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है तो हम लोग ओरल एंटीबायोटिक्स खाने की गोलियां नहीं देते हैं, हम लोग यूजुअली इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स 3 से 5 दिन का प्रेफर करते हैं, और उसके बाद कम से कम 7 से 15 दिन या 21 दिन, डिपेंड करता है पेशेंट की रिपोर्ट कैसी है, उसके बाद हम लोग उसको ओरल एंटीबायोटिक्स का कोर्स देते हैं। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मैक्सिमम चांसेस हमने देखा है कि प्री टर्म लेबर, अधूरे महीने पे डिलीवरी का दर्द या फिर अधूरे महीने पे पानी हम बहुत देर से ये सब बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो इससे मुझे याद आ रहा है कि कई बार डिलीवरी के बाद जिन लोगों का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है उनको लगभग 24 आवर्स के बाद कैथीटर, 24 आवर्स तक उनको कैथीटर होता है, फोलिस कैथीटर जो पेशाब की नली होती है वो होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब फोलिस कैथीटर निकाल दिया जाए तो उसके बाद हफ्ता से 10 दिन तक, 10 से 15 दिन उनका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। उनके सर्जरी हुई है, डिलीवरी हुई है, उसके कारण तो होना ही चाहिए, खास तौर से जो कैथीटर है उसके कारण वो पोस्ट कैथीटर उनको तकलीफ ना हो, उसके लिए वाटर इनटेक और फ्लूइड इनटेक, ताकि वो इन्फेक्शंस उनका मतलब जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होते रहे। यूटीआई में कमर में दर्द क्यों होता है? वाई? यूटीआई में बैक पेन क्यों होता है? राइट, बेसिकली क्या होता है, जो पेशाब की थैली है वो जस्ट लोअर एब्डोमेन के ऊपर होती है, राइट। तो अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो हमारा यूरिन ब्लैडर में भरा हुआ होता है, तो वहाँ पे ये रहता है। और बेसिकली अगर यूटीआई ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो फिर वो इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है, और किडनी की जो नर्व सेंसिटिव नर्व सप्लाई है वो यूजुअली यहाँ इस लंबर एरिया में जाती है, तो वो रेडिएट होता है बैक पे। और अगर यूटीआई है और पेशेंट को बैक पेन हो रहा है तो हमको समझना चाहिए कि या तो किडनी में स्टोन है या फिर उसको पाइलोनेफ्राइटिस है, यूरिन किडनी में इन्फेक्शन है, तो हमको इमीडिएट मेजर्स करना पड़ेगा। क्या स्ट्रेस से यूटीआई हो सकता है? स्ट्रेस से यूटीआई नहीं होता है, बट स्ट्रेस है, पानी कम पी रहे हैं, ओवरऑल इम्यूनिटी कम है, तो ये सब साथ में जुड़ी हुई है। क्या एक फीमेल से यूटीआई मेल को हो सकता है? नहीं, यूटीआई एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता है, बट अनहेल्दी हाइजीनिक हैबिट्स की वजह से वो इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है। यूटीआई में डाइट का क्या रोल है? डाइट का आप इतनी देर से प्रोबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमको हेल्दी रहना है, और हेल्दी रहने के लिए हमको हेल्दी खाना खाना है, प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं। अगेन हमारा जो प्रोबायोटिक इंटेक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे दही है, छाछ है, फाइबर है, जो हमको ओवरऑल हेल्दी रखेगा और फिट रखेगा। अंत में जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कैरी होम मैसेजेस बता दो। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पे आई एम वेरी क्लोज कि हमारे जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उस एज से ही हमको उनको गाइड करना ज़रूरी है, और उसके लिए हमको खुद उनका एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, हमको खुद बार बार पानी पीना पड़ेगा ताकि बच्चों को भी पानी पीने की आदत पड़े। दैट इज़ वन। स्कूल में उनके साथ आप वाटर बॉटल्स एक्स्ट्रा दीजिए, या फिर आप उनको छाछ या नींबू शरबत या नारियल पानी जैसी चीज़ें एक्स्ट्रा कैरी करवाइए ताकि वो पी के आएँ वो सब चीज़ें। थर्ड चीज़ है कि कई बार हम घर के बाहर जाते हैं और एज ए फीमेल्स और मेल्स हम कभी कभी चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, अगर उसकी जगह हम लोग छाछ एक अच्छा ऑप्शन है जो बहुत इजीली हर जगह मिलता है, तो वो भी एक हमारे लिए एक अच्छा प्रोबायोटिक भी है और यूरिन को भी क्लियर रखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने साथ जाते हैं तो वाटर बॉटल्स हमेशा कैरी करने का रखिए। वर्क प्लेस या प्रोफेशनल प्लेस में वाटर बॉटल को टेबल पर रखिए, वो दिखता रहेगा तो हमको पानी पीने में आएगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पेशाब को अपने काम में रोकिए मत, कि अभी मैं खाना बना लूँ उसके बाद मैं यूरिन जाऊँगी, या बच्चों का काम कर दूँ उसके बाद मैं यूरिन जाऊँ। हर 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे में यूरिन आप जाइए, उसको फिर पानी पीजिए उसके बाद। और कई लोग तो पानी इसलिए नहीं पीते कि उनको यूरिन जाना पड़ेगा। तो ये सब बैड हैबिट्स हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यंग फीमेल्स मैंने कई बार मेरे ओपीडी में देखी हैं कि जो पूरे पूरे दिन पैड्स ही चेंज नहीं करती है, क्योंकि पैड हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड का कितना फ्लो है उस पर नहीं है, आपको पीरियड कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, दिन में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स एवरी 4 to 6 आवर्स पैड चेंजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और कॉटन पैड्स यूज़ करें ताकि वो स्किन इरिटेशन नहीं करे, क्योंकि बार बार जब वो यूरिन जाते हैं तो वो सब ट्रेसेस पैड्स में लगे रहते हैं जो अगेन इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली वाटर, इट योर हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक टॉयलेट के यूसेज के बारे में? पब्लिक टॉयलेट्स तो देखिए घर के बाहर है तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने में आएगा ही। उसके लिए 2-3 तरीके हैं कि वहाँ पे टॉयलेट पेपर्स आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स है,
वाइप्स हैं, लिक्विड सोप्स हैं, तो मेक श्योर कि आप टॉयलेट पेपर से टॉयलेट को क्लीन कर लीजिए और यूज़ करने के बाद आप अपना हैंड वॉश अपने साथ रखिए अगर वो अवेलेबल नहीं है, और हैंड्स अच्छे से साफ रखिए, और नेल्स को भी टाइम टू टाइम क्लिप करना ज़रूरी है। और वाइप से एंटीरियर टू पोस्टीरियर वल्वा को साफ करें। 2-3 पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का 5 से 7 दिन का कोर्स कंप्लीट करें जो डॉक्टर ने दिया है। बार बार खुद से एंटीबायोटिक ना लें। इसमें इमेजिंग स्टडीज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है अनलेस कि हमको यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन रोल आउट करना हो। और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में प्लीज़ गायनेक डॉक्टर को अवश्य मिले, सेनाइल वेजाइनाइटिस रूल आउट करें। और क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट एक अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके अभी स्टडीज आनी बाकी हैं, लेकिन तब तक हम लोग उसको ले सकते हैं, उसका लेने में कोई नुकसान नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो प्रिवेंट करता है। और प्रोबायोटिक्स को डाइट में या सप्लीमेंट्स के फॉर्म में अवश्य लें। कोई हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर हमको मैसेज करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते।